हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 156। अब आगे, क्योंकि आस्था उस वक्त आहान और ध्रुव से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से गाड़ी पर बैठ गई थी और उसने ध्यान नहीं दिया था कि ड्राइविंग सीट पर मारिया बैठी हुई है। मारिया ने डिसीजन लिया था कि जब तक किंग पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक वह क्वीन यानी कि आस्था के साथ एक साय की तरह रहेगी और उसका ख्याल रखेगी। वेट आस्था की बात सुनकर मारिया ने उसकी और देखकर बोलती है, मैं किंग की ड्राइवर हूँ। मारिया ने अभी तक ये नहीं बताया था कि असल में वह कितनी ज्यादा खतरनाक है और अरमान की पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। तब आस्था बोलती है, लेकिन ड्राइवर मैडम, आप हमारी गाड़ी मतलब आप हमें लेकर क्यों आए हैं? खामखा आपको परेशानी हुई होगी और वैसे भी आपके किंग अभी मेंशन में ही है, शायद उन्हें बुरा लग सकता है। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, मारिया एक पल के लिए मुंह स्कराए और अगले ही पल बोलती है, क्वीन आप फिक्र ना करें, आई मैनेज एवरीथिंग। आप जाए, देर हो रही है आपको। कॉलेज के बाद मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी। और हाँ, ये फ़ोन लीजिए, मैंने आपके लिए एक नया फ़ोन खरीदा है। उसमें अपना नंबर भी सेव कर दिया है, जो जरूरी नंबर की नीड है वो सब नंबर इसमें सेव है, ठीक है? बस आप क्लास छूटते ही मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको यहीं मिलूंगी। तब तक सिविल ड्रेस में कुछ बॉयज यही कॉलेज के बाहर रहेंगे, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा बोलकर मारिया आस्था को ड्रॉप करके उसे इंस्ट्रक्शन देती हुई वहां से चली गई थी। हालांकि उसका इरादा पूरा टाइम आस्था के साथ रुकने का था, लेकिन अभी फिलहाल उसे वीर रायचंद की पल पल की खबर रखनी थी। तो इतने आस्था अपने कॉलेज की क्लासेस अटेंड करती है। इतनी मारिया ने सोचा कि वह जाकर वीर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके एक एक धंधे को जड़ से मिटा डालें। वहीं आस्था आज काफी ज्यादा बुझी बुझी सी थी। आस्था पूरे 2 दिनों के बाद कॉलेज आई थी, क्योंकि उसके कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अब वह थोड़ा बेटर महसूस कर रही थी और उसने डिसीजन लिया था कि जल्द से डॉक्टर बनके वह अपने गुनहगार को ढूंढेंगी और उसके बाद इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि शहर ने उसका उस सब कुछ छीन लिया है। इसीलिए उसका शहर में रहने का कोई इरादा नहीं था। अब वो जैसे ही कॉलेज में आई तो सब उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। अब आस्था हैरान हो गई कि सब लोग घूर घूर कर उसे ही क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ है? आखिरकार तभी रौनक आस्था के सामने आती है और आस्था को सामने देखकर रौनक ने जल्दी से उसे गले से लगा लिया था और एक्साइटेड होते हुए बोलती है, आस्था क्या हुआ? तुम कहाँ थी? तुम जानती हो तुमने 2 दिन की जो क्लास मिस की है, उसके बाद से क्या हुआ है? तब आस्था कंफ्यूज हो गई और इधर उधर देखते हुए बोलती है, क्या हुआ है? मैं कुछ समझी नहीं और सब क्लास के लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, क्या हुआ है? तब रौनक बोलती है, अब मैं बताती हूँ, तुमने सिर्फ अबीर सिंह राठौर की 1 दिन की क्लास की थी और फिर तुमने 2 दिन की क्लास उनकी मिस कर दी है, जिसकी वजह से अबीर सिंह राठौर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उनकी एक भी क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात सुनो, अबीर सिंह राठौर ने अपने आदमियों को तुम्हारे एड्रेस पर भेजा था, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था और तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। इसलिए अबीर सिंह राठौर पूरी तरह से भड़क गया और वह कॉलेज छोड़कर चला गया। साथ ही साथ उसका जो टाइम बर्बाद हुआ है उसके लिए उसने कॉलेज पर केस कर दिया है। प्रिंसिपल साहब बहुत ज्यादा दुखी है। अब तो जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसकी सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अबीर सिंह राठौर ऐसा कुछ कर बैठेगा। वो क्यों नहीं आई थी, ये उसकी मजबूरी थी और फिर उसके आने ना आने से क्या फर्क पड़ता है? बाकी क्लास में और बच्चे तो थे, अबीर सिंह राठौर उन्हें भी तो पढ़ा सकता था। फिलहाल आस्था ने रौनक से कहती है, ठीक है, मैं एक बार प्रिंसिपल सर से मिलकर आती हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद तुम्हें कैंटीन में मिलती हूँ। ऐसा बोलकर आस्था मुरझाई सी प्रिंसिपल सर के केबिन में चली गई थी और जैसे ही वो वहां गई उसने देखा प्रिंसिपल साहब अपने सर पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। उनका पूरा चेहरा इस वक्त काफी ज्यादा दुख में डूबा हुए से लग रहे थे। अब जैसे ही
उन्होंने आस्था को देखा। वह तुरंत अपनी जगह से उठ खड़े होते हुए बोलते हैं, आस्था मैडम, आप आ गई, आप आ गई। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने आस्था को इस तरह से मैडम बोलकर इतनी इज्जत दी, आस्था हैरान से बोलती है, सर आप हमें मैडम क्यों कह रहे हैं? प्लीज अपने मैडम मत बोलिए। तब प्रिंसिपल बोलते हैं, ना आप मैडम ही तो ऐसा, आप इतने बड़े खानदान की बहू होकर एक मामूली से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं। भले ही आपकी पहचान छुपाई गई हो, लेकिन आपका यहाँ पर एडमिशन एज ए स्टूडेंट हुआ है। और आप जानती है आपके 2 दिन न आने की वजह से हमारे कॉलेज को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि आपने अपने टाइम पास करने के लिए मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर आप वाकई सीरियस होती तो शायद अब अपनी पढ़ाई को लेकर भी सीरियस होती और इस तरह से कॉलेज मिस नहीं करती। अब आस्था प्रिंसिपल की तंज मतलब समझ गई थी कि प्रिंसिपल साहब क्या कहना चाहते हैं कि अमीर घर के लोग अपने रुतबे और पैसे का डर दिखाकर एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद ढंग से पढ़ाई तक करना पसंद नहीं करते हैं। तब आस्था ने प्रिंसिपल साहब की ओर देखकर कहती हैं, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं 2 दिन तक नहीं आई क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। बेशक मैं पढ़ना चाहती हूँ और कामयाब होना चाहती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा डॉक्टर बनना कितना ज़्यादा जरूरी है। ये कहते हुए आस्था का गला भर आया था और उसकी आंखों में कुछ आंसू भी आ गए थे। तभी प्रिंसिपल साहब ने बोलते हैं, देखो बेटा, मैं आपको कोई जज नहीं कर रहा हूँ और प्लीज आप मेरा कहने का आप बुरा मत मानिए, क्योंकि मैं एक साथ दो अमीर लोगों की मार बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी अबीर सिंह राठौड़ ने हमारे कॉलेज पर केस कर दिया है। अब हमारे कॉलेज को इससे काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। तब आस्था पूछती है, लेकिन सर वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप कहें तो क्या मैं एक बार उनसे बात कर सकती हूँ? आस्था की बात सुनकर प्रिंसिपल ने उसकी और देखते हैं और कुछ सोचते हुए बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बात करने से क्या होता है? आप उनकी नज़र में सिर्फ एक स्टूडेंट है और उन्हें तो यही लगा कि उनके कहने के बावजूद स्टूडेंट क्लास में नहीं आए, इसीलिए उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई और शायद इसीलिए वह ऐसा कर बैठे। लेकिन अगर आप उनसे बात करना चाहती हैं तो कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही प्रिंसिपल साहब ने अबीर सिंह राठौड़ का नंबर मिला दिया था और अबीर सिंह राठौड़ तिरछा मुस्कुराता हुआ जल्दी ही वह फोन अपने कानों पर लगा लिया था और अकड़ कर बोलता है, मिस्टर प्रिंसिपल, देखिए, अगर आप बार बार मुझे ये कहने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझे आप? तभी प्रिंसिपल साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वह मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है, वह जिस स्टूडेंट की वजह से आपने हमारे कॉलेज पर केस किया है और वह क्लासेस लेने के लिए नहीं आ पाई थी, एक्चुअली वह स्टूडेंट आपसे बात करना चाहती है। एक बार प्लीज आप उससे बात कर लीजिए। अब जैसे ही अबीर ने ये सुना कि आस्था उससे बात करना चाहती है, वह हवा में उड़ने लगता है, लेकिन फिर अपना चेहरा सख्त करते हुए बोलता है, देखिए, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी से भी इस तरह से फ़ोन पर बात करता फिरूं। अगर वाकई आपके स्टूडेंट मुझसे मिलना चाहते हैं तो आज ठीक 3 बजे मैं ब्लू हेवन रेस्टोरेंट जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वहाँ उनसे 5 मिनट के लिए मुलाकात हो सकती है, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा बोलकर जल्दी ही अबीर ने फ़ोन काट दिया था, क्योंकि अबीर जानता था कि आस्था जरूर आएगी और कहीं ना कहीं आस्था से मिलने का ही अबीर का ये प्लान था। अब जैसे ही प्रिंसिपल ने अबीर की सारी बातें आस्था को बताईं, आस्था बोलती है, ठीक है, मैं उनसे उस रेस्टोरेंट पर मिलने जरूर जाऊंगी। ऐसा बोलकर आस्था वहां से बाहर आ गई थी। बाहर ही रौनक उसका इंतजार कर रही थी। तब आस्था ने रौनक से कहती है, मैंने तो आपको कैंटीन में वेट करने के लिए कहा था ना, फिर आप यहाँ क्या कर रही है? तब रौनक बताती है, वह मेरा इस वक्त कैंटीन में जाने का कोई इरादा नहीं है और इसी में सिर्फ ये सुनने के लिए रुकी हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है और तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा उदास क्यों हो? तब रौनक के ये पूछने पर आस्था की आंखें भर आती है और वह बोलती है, नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। तब रौनक
ने अपने हाथ आस्था के हाथ पर रखा। वह प्यार से बोलती है, फ्रेंड भी मानते, और क्या अपने दुख मुझे शेयर नहीं करोगी? तब आस्था बोली, वह हमने बताया था ना कि हमारी दीदी, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो बस हम उन्हें ही बहुत मिस कर रहे हैं और उनको बस जल्दी ठीक देखना चाहते हैं। तब रौनक ने उसे गले से लगाकर बोलती है, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हालांकि इन 2 दिनों में आस्था रश्मि से एक बार भी नहीं मिली थी, वरना वह देखती कि रश्मि अपने पैरों पर भी खड़ी हो चुकी है और धीरे धीरे वह टहलना भी उसने शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं रश्मि ने मारिया को फोन करके उसके आस्था के केस की पूरी डिटेल्स ले ली थी और जब मारिया ने उसे यह बताया कि आज आस्था कॉलेज गई है तो वो हैरान हो गई और बोलती है, लेकिन उसे ऐसी हालत में कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिलहाल आस्था के घर आने के बाद ही वह उससे मिल सकती थी। वहीं दूसरी ओर अरमान अब अपने आप को काफी ज्यादा बेटर महसूस कर रहा था और जब से आस्था कॉलेज गई थी उसे इस बात के बारे में पता चला था तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, बट डेस्परेटली वो आस्था को देखना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ बातें करना चाहता था और उससे अपने किए की माफी मांगना चाहता था, क्योंकि उस वक्त आस्था के सिर्फ एक बात सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आस्था के साथ वह हद कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उस वक्त उसके पूरे जिस्म में काफी ज्यादा बेचैनी सी थी, जिसे टाइगर महसूस करके पूछता है, सर आप ठीक तो है ना? आपको एक इस तरह कि किसी से बात का एहसास हो रहा है। तब अरमान ने टाइगर की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, टाइगर मैं अभी और इसी वक्त आस्था को देखना चाहता हूँ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा टाइगर हैरान हो गया और ऊपर से सबसे बड़ी बात अरमान ने मुस्कुराकर ये कहा था। अब तो टाइगर की हैरानी बढ़ चुकी थी और अगले ही पल बिना अरमान से कुछ कहे वह तुरंत वहां से बाहर निकल चुका था और गाड़ी जल्दी ही सड़कों पर दौड़ने लगी थी। वही आस्था ने रौनक से बता दिया था कि वह अबीर सिंह राठौर से मिलना चाहती है और वह ब्लू हेवन रेस्टोरेंट में आने वाले हैं, तो क्या वह उसे वहां लेकर चल सकती है? तब रौनक हैरान हो गई और बोलती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ फिर ऐसे मिलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैंने सुना है कि वह काफी ज्यादा सिरफिरा सा है। उसका दिल चाहा तो उसने इस तरह से कॉलेज में आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उसका मन नहीं है तो इस तरह से केस वेस का ड्रामा कर रहा है। मेरी यकीन मानो आस्था, यह अमीर लोगों के चोंचले ही ऐसे होते हैं। ये लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में लाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तुम बेकार में वहां जाकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर उसने फैसला लिया है तो वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। वैसे भी उसका ये चीप पब्लिसिटी हासिल करने का तरीका है। रौनक की बात सुनकर आस्था ने केवल उसे एक नज़र देखा और बोलती है, लेकिन फिर भी मैं इस गिल्ट के साथ नहीं रह सकती हूँ कि मेरी वजह से कॉलेज इतने बड़े नुकसान में चले जाए, सो प्लीज तुम चलोगे ना मेरे साथ? तब रौनक मुस्कुराते हुए बोलती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं बिल्कुल चलूंगी तुम्हारे साथ। ऐसा बोलकर रौनक पहले बाहर निकल गई थी और जाते जाते बोलती है कि मैं अपनी बाइक लेकर आती हूँ, तब तक तुम ये वाला हेलमेट पहनकर बाहर आ जाओ। तब आस्था भी अपना बैग थामते हुए जल्दी हेलमेट पहनकर बाहर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर आहान और ध्रुव, जो कि आस्था के ठीक पीछे कलेग आए थे और आस्था के कॉलेज गेट से अंदर जाने के बाद वह दोनों भी वहां से निकल गए थे, क्योंकि वह लोग समझ चुके थे कि अरमान की वजह से आस्था इतनी ज्यादा मुरझाई सी है और इस तरह से बात नहीं कर रही है। आस्था का चटर पटर बोलना उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगा था और वह सभी आस्था की कंपनी पसंद करने लगे थे, लेकिन आस्था का इस तरह से खामोश रहना उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह दोनों यहाँ से सीधा मॉल जाएंगे और आस्था और अरमान दोनों के लिए ही बेस्ट से बेस्ट बढ़िया सी शॉपिंग वगैरह करेंगे, जिन्हें देखकर उनका मूड ठीक हो जाएगा। इसके लिए आहान ने नानी माँ को फोन करके आस्था की पसंद नापसंद की सारी चीज जान ली थी और वह दोनों जल्दी ही मॉल में पहुंच चुके थे। वहीं रौनक अपनी बाइक के साथ कॉलेज के गेट के बाहर इंतजार कर रही थी। आस्था को अब रौनक के साथ बैठने में थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि वह रश्मि के साथ स्कूटी पर तो बैठ गई थी,
लेकिन रौनक के साथ बाइक पर बैठने में उसे डर लग रहा था। तभी रौनक उसकी मुंह की एक्सप्रेशन देखकर समझ चुकी थी कि इस वक्त आस्था डर रही है। इसीलिए उसने उसके हाथ पर हाथ रखा दिया और मुस्कुराते हुए और बोलती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा जब टाइगर को आस्था कॉलेज में नहीं मिलेगी, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।